पैसा और व्यवहार ये मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि ये मायने रखता है कि आप कितना पैसा बचाकर रख पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत जरूरी बात है जो हम अक्सर भूल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रितेश वर्मा और आज बात हो रही है मॉर्गन हाउसल की लिखी अमेजिंग बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। आज के समय में दो विषय काफी महत्वपूर्ण है जो सभी को काफी प्रभावित करते हैं, चाहे आप उसमें रुचि रखते हो या नहीं, और ये विषय है स्वास्थ्य और धन। हम सभी इन बातों को लेकर चिंतित हैं। वैज्ञानिक खोजों ने डॉक्टरों के पुराने विचारों को बदल दिया है कि मानव शरीर कैसे काम करता है और वस्तुतः हर कोई इसके कारण स्वस्थ है। हमें पता लग चुका है कि एक अच्छे स्वास्थ्य के साथ ही एक अच्छा जीवन संभव है। इसीलिए हेल्थ और फिटनेस एक उद्योग के रूप में काफी सफल है। वहीं दूसरी ओर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और पर्सनल फाइनेंस यानी धन निवेशक उद्योग या व्यक्तिगत वित्त एक अलग ही कहानी है। बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से आने वाले सबसे तेज दिमाग भी बहुत अच्छे निवेशक बन पाए हों, क्या ऐसा कोई सबूत पाया गया है? शायद नहीं। ट्रायल एंड एरर यानी सामूहिक प्रशिक्षण और त्रुटि के माध्यम से हमने बेहतर किसान और उन्नत रसायनज्ञ बनना तो सीख लिया, पर क्या इसी परीक्षण और त्रुटि ने हमें अपने व्यक्तिगत वित्त के साथ बेहतर बनना सिखाया है? क्या हम खुद को कर्ज में दबे होने की कम संभावना रखते हैं? क्या आज हमारे पास किसी बुरे दिन के लिए बचत करने की अधिक संभावना है? क्या अपने बुढ़ापे या सेवानिवृत्ति के लिए आपने सही तैयारी कर रखी है? शायद नहीं। और वो इसलिए क्योंकि आज भी पैसा हमारी खुशी के लिए क्या करता है और क्या नहीं करता, इसके बारे में हमारे विचार यथार्थवादी नहीं है। और इसका ज्यादातर कारण ये है कि हम पैसों के बारे में मनोविज्ञान की तरह यानी भावनाओं और बारीकियों के साथ नहीं सोचते, बल्कि हमेशा ही भौतिक नियमों और कानूनों को ध्यान में रखते हैं। आइए जानते हैं कि लेखक हमें क्या समझाना चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि उन्होंने 2008 की शुरुआत में वित्त के बारे में लिखना शुरू किया था। वे कहते हैं कि ये दुनिया भर में आए वित्तीय संकट की सुबह थी और 80 वर्षों में सबसे खराब मंदी थी। जो हो रहा है उसके बारे में लिखने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी था कि ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन उन्होंने सबसे पहली जो चीज सीखी वो ये कि कोई भी सटीक रूप से ये नहीं बता सकता कि ये क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था। इसके बारे में क्या किया जाए इसकी बात तो छोड़ ही दीजिए। हर अच्छी व्याख्या के सामने एक ठोस खंडन था। इंजीनियर पुल के गिरने का कारण निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि ये बात तय है कि अगर किसी निश्चित क्षेत्र पर निश्चित मात्रा से अधिक बल लगाया जाता है तो वो टूट जाएगा, और इसके पीछे के फिजिक्स में भी कोई विवाद नहीं है और ये भौतिक नियमों और कानूनों द्वारा भी निर्देशित है। फाइनेंस बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है, ये लोगों के व्यवहार पर निर्देशित होता है। लेखक कहते हैं कि वे जैसा व्यवहार करते हैं ये उनके लिए समझना आसान है, लेकिन शायद हमारे लिए समझना अजीब और मुश्किल हो सकता है। लेखक कहते हैं कि जितना अधिक उन्होंने वित्तीय संकट के बारे में अध्ययन किया और लिखा, उतना ही उन्हें एहसास हुआ कि आप इसे मनोविज्ञान और इतिहास के माध्यम से बेहतर समझ सकते हैं, सिर्फ वित्त के नाम से नहीं।
और ये बात समझने के लिए लोग खुद को भारी कर्ज तले न जाने क्यों दफनाते हैं। आपको ब्याज दरों पर अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने लालच और असुरक्षा पर अध्ययन करने की जरूरत है। कई बार निवेशक अपने निवेश को सिर्फ इसलिए सस्ते में बेच देते हैं क्योंकि वो अपने परिवार की ओर देखते हैं और इस सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं वो अपने परिवार के भविष्य को खतरे में तो नहीं डाल रहे। ऐसे में वोल्टेयर का ये कथन यहाँ बहुत अच्छे से लागू होता है कि इतिहास कभी खुद को नहीं दोहराता, पर आदमी हमेशा दोहराता है। इस विषय पर अभी चर्चा होती रहेगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मिलेंगे आपको बहुत ढेर सारे नॉलेजेबल बुक्स की समरी और बहुत ढेर सारे वीडियोज जो आपकी कंप्लीट पर्सनालिटी को इनहेंस करते हैं। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।